तो भारतीय साहित्य मंच की अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं आदरणीय नवीना सोनी जी से, जो लखनऊ से हमारे साथ विराजमान हैं। इससे पहले हमने उनके जीवन के बारे में आज बहुत सारी बातें सुनी और बहुत सुंदर उनका जीवन परिचय रहा। आइए अब बातचीत करते हैं उनके साहित्यिक जीवन के बारे में और जानते हैं उनसे उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा। तो कहाँ से आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा हुई, आप बताएं। स्वागत है आप। जी नमस्कार। मेरी साहित्यिक एज अ साहित्यिक कह लीजिए, वो कोई शुरुआत से नहीं हुई थी। आध्यात्मिक बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। साहित्यिक तो बहुत बाद में मुझे इंटरेस्ट आया है, और मैं पहले छुटपुट चीजें लिखती रहती थी। वो कहते हैं ना कि कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो मेरी एक आदत थी कि कुछ मुझे समझ में आता था तो मैं दो चार लाइनें ऐसे जोड़ देती थी। कोई तुकबंदी करना ये सब पहले से था, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं था। आध्यात्मिकता मुझे बहुत या तो कोई पिछली प्रारब्ध का कोई हिसाब होगा, मैं ऐसा कह सकती हूँ। बहुत जल्दी मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते गए, ऐसे ऐसे जुड़ाव होता गया आध्यात्मिकता से। तो मेरा ध्यान जो था वो उस तरफ कुछ ज्यादा ही जाता था, ऐसा लगता है। तो उसमें मतलब उसके बाद तो जैसे हमारी शादी वगैरह हो गई, और शादी पर भी फिर ये सोचे कि हम लोग शुरू से बात। तो दुबई अबू धाबी का पोस्टिंग था, वहां से जाते जाते फिर कुवैत साइड में, और 4-5 साल वहां निकाले। बगदाद में थी मैं, 3-4 साल बगदाद में थी, बेटी मेरी वहां पे हुई थी। तो ऐसे ही करते करते पूरा भ्रमण पता नहीं कहाँ कहाँ किया, तो वो सारी चीजें छूट जाती थी। लेकिन एक चीज थी, उन्होंने मुझे गीता उपहार में दी थी। शायद वहीं से स्टार्ट हुआ होगा गीता। तो मुझे बस ऐसा था कि मुझे पढ़ना है, वैसे 2-3 ऐसे कभी अध्याय या पन्ने पढ़ लेते थे तो अच्छा लगता था। मुझे लगता है सार नहीं समझ में आता था, पर पढ़ते थे। दोनों बच्चों के टाइम पर भी मैंने पूरा पूरा टाइम, 9th मंथ पूरे पूरे हमने गीता के ऊपर बहुत जोर दिया। आज मेरे बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं बीज आध्यात्मिकता का है, पूछते हैं वो भी बातें। तो मांस के द्वारा संस्कार जाते हैं गर्भ में, फिर बाहर से जाते हैं। तो वो चीजें मैंने बहुत महसूस की थी। तो मैं गीता ऐसे पढ़ती रहती थी। फिर आगे चल करके घर गृहस्थ में काफी बिजी हो गए फिर सब, लेकिन गीता चलती रहती। तो अच्छी लगती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी अब बच्चों में इतने बिजी हो गए। तो फिर उसके बाद दिल्ली में ट्रांसफर हुआ, दिल्ली में काफी टाइम हो रहे हैं, 1 साल है, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम भूटान ट्रांसफर हो गए थे, 4-4 साल भूटान में रहे, बेटा वहां पर हुआ था। तो इस तरीके से हमारी यात्रा इस ब्लॉक के कदम की सब चलती रही। तो बाद में वहाँ आपने सुना होगा, भूटान में आसपास में बोडोज होते थे, उनके झगड़े बहुत थे, स्कूल बंद हो गए थे। बेटी को नानी के पास छोड़ा गई लखनऊ में 3 साल, फिर उसके बाद बेटे को वहां पालते रह गए। ये जो चीजें चलती रही ना हमारी थोड़ा सा, फिर लेकिन फिर उसके बाद लखनऊ का हम लोगों ने बहुत, इनका आंध्रा वगैरह में ट्रांसफर हो गया था। मैंने कहा अब नहीं जाएंगे, अब हमें प्लॉट ले रखा है, तो आप कैसे भी चाहे 2 कमरे बना के रखो। ना मैं इधर रहने वाली, ना मैं उधर रहने वाली, बच्चों के साथ ऐसे ही। फिर वो सब करा, करते रहे, आते जाते रहे, बच्चों के एडमिशन हो गए, फिर पढ़ाते रहे, करते। एक बुजुर्ग महिला मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे योगानंद जी की पुस्तक दी थी, हमारी कॉलोनी की। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हमें जब टाइम मिलेगा हम पढ़ेंगे। गीता तो चलती रहती थी, वो अलग बात है। योगानंद जी को फिर मैंने जब पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सा मुझे ऊपर लेवल की लगी। पर जब तक कोई समझाने वाला ना हो ना, तो खाली पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होता है। बहुत अच्छी लगी, काफी टाइम मैंने 1 साल लगा दिया था। बहुत मोटी बुक थी, उसको पढ़ने में या फिर किसी ने समझाया। फिर किसी के जरिए फिर मुझे एक क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं थे, तो मेरे पास टाइम होता था। तो बच्चे स्कूल गए, उसके बाद फिर वो मुझे एक सत्संग ज्वाइन एक मिला, जो पूरा बॉम्बे के थे, वो यही रहते थे, ब्रह्म ज्ञान था, पूरा गीता के ऊपर था। तो वो मैं मुझे एकदम अभिनय कर गया कि मुझे पहले ऐसे लगता था कि कुछ ऐसा है जो सब कुछ मेरे पास है, लौकिकता कह लो या फलाना, सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई सब, लेकिन कुछ है जो मुझे कुछ छूटा हुआ लगता है, जो एक माइंड में है। ऐसे लगता है कि
कुछ चाहिए, लेकिन उस चीज की मुझे मतलब कमी पूरी नहीं हो रही है। और जब मैंने ये सत्संग ज्वाइन किया, मैं इसमें गई, स्पिरिचुअली में मुझे भी गुरु मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैं पहले दिन किसी के साथ गई, उन्होंने कुछ गीता के ऊपर, गीता ही चल रही थी, कुछ गीता के ऊपर बात चल रही थी अर्जुन की, मुझे एकदम अटैक कर गई। मैंने कहा यही तो मुझे चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, गीता मैं कब से पढ़ रही हूँ लेकिन यही चाहिए। फिर मैंने वहां पर अपना एक नित नियम बना लिया था, सुबह बच्चों को भेज के, बच्चे 2:30 बजे तक आते थे, मैंने अपना एक रूटीन बना लिया था 15 साल। फिर उन गुरु जी का शरीर शांत हो गया था। 15 साल मैंने उनके बहुत सीखा। मैं आपको बता नहीं सकती कि सबसे बड़े आदर्श तो मेरे अब है, जो गुरु है, चाहे शरीर के। आज तक मेरा मन कहीं नहीं लगता कि मैं किसी भी ग्रुप में जाऊं या किसी भी पंडाल में जाऊं या कहीं जाऊं, क्योंकि एक बात आती है, पाना था तो पा लिया, अब नहीं बाकी कोई। जब आप आपको एक आत्मधन की पहचान हो जाती है तो आपको का मन फिर विचलित नहीं होता। गीता तो बहुत सुनी, जो उनसे जब हमने पूरी डायरिया मेरी भरी पड़ी है, बहुत लिखा, बहुत सुना, एक एक चीज अर्जुन के वाक्य, भगवान के वाक्य। उसके बाद आप ये सोचिए, ये गीता तो साधारण जो भी है, अष्टावक्र गीता एकदम क्लिष्ट। अष्टावक्र गीता में बात ही आत्मा से शुरुआत होती है, उससे नीचे की तो उसमें बात ही नहीं है। अर्जुन को तो पहले बहुत समझाया, नवीना नीचे जी, सर पे आकर के यहाँ पे वहां। नवीना जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपका जो साहित्यिक जीवन जो हुआ, जो आपने साहित्य में रचनाएं लिखनी शुरू की, उसके बारे में जी आप मैं बताइए। जी मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता से जुड़ी थी, तो उसके बाद मैं साहित्यिक में आऊंगी। तो ये जब सारी चीजें होती गई ना, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि कुछ है ऐसा। गुरु जो होता है ना, जैसे पेपर वेट होता है, जब आपका मन भटकता है तो आप उसकी बातें याद करते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। तो ये चीजें एक सत्य का गुरु, सत्य का संग, कोई भाषण नहीं होता है, एक सत्य का संग होता है, वो ही सत्संग होता है। वहां से फिर जुड़ते जुड़ते आध्यात्मिकता में मैं बाद में, ये साहित्यिकता में मैं बाद में आई। और साहित्यिकता में सच में मैं बताऊं, उल्टी सीधी तो बहुत लिखी है, ऐसे जो प्रॉपर तरीके से नहीं थी। वो करते करते तो आप, मेन प्रॉपर मेरा टाइम कोविड टाइम था। आप सोचिए, कोविड टाइम को निकले अभी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वो जो मैंने उल्टे सीधी चीजें लिखी हुई थी, जो प्रॉपर नहीं थी, भाव तो अच्छे थे, उसमें कुछ जोड़ नहीं था। फिर वो जब आध्यात्मिकता में मैं मतलब ये इसमें आई, तो मैं भजन लिखती थी। अब यार सोचिए, लिखने का काम तो मेरा चलता ही रहता था, भजन लिखती थी। और वो भजन गाना, भजन लिखना, तो वो चीजें सब होती रहती थी। तो उसके बाद ये सात्विक में जब मैं उसमें मुझे इंटरेस्ट आया, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा विधा नाम की भी कोई चीज होती है। तो विधा में मुझे फिर लगा कि अब मुझे व्याकरण में आना जरूरी हो गया है। खाली लिखना ही कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको प्रॉपर तरीके से विधा को समझो, जानो। उसमें भी ऑनलाइन मुझे ऐसे ऐसे आप जैसे गुणी जन मुझे कई मिले, जिन्होंने मुझे सिखाया, और बड़े प्रेम पूर्वक सिखाया। और इतना सिखाया कि मतलब दोहे वगैरह, मात्रा भाग, मुझे कुछ नहीं मालूम था, इतना उन्होंने सिखाया। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहला प्रशस्ति पत्र मेरे को ये देखिए मिला था, एक सृजन समीक्षा, सृजन मुक्तक मंजरी करके था, बहुत ही मुक्तक मंजरी था। इसमें राधा वल्लभ पांडे जी थे और एक रमन शर्मा जी। इन्होंने, मैं दोनों का नाम लूंगी, इन्होंने मुझे पूरा का पूरा, जब मेरे दोहे गलत होते थे, क्योंकि मैं जो लिखते थे तो मुझे लगा ये दोहे हैं, उन्होंने कहा नहीं ये दोहे नहीं है, आप इसमें व्याकरण जोड़िए, मात्रा जोड़िए। फिर उन्होंने पूरा सिखाया, पूरा चार्ट मेरे पास उन्होंने मात्राओं का भेजा। फिर अब आजकल तो गूगल की भी सुविधा है कि आप निकालो और देख लो, अब सारा आपको समझ में आ जाता है। लेकिन उन दोनों सज्जन ने, इन्होंने बहुत मेहनत की, मुझे सिखा। उसके बाद मैं एक बार तो रो भी पड़ी थी कि पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं जब किसी चीज में अगर मैं घुस जाती हूँ, मुझे लगता है मुझे इसको पूर्णता देनी है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उन्होंने बहुत गलतियां भी निकाली और बड़े प्रेम से सिखाया, सारी मात्राओं को बार बार मैं जो लिखती थी, फिर उसको वो संशोधित करके फिर मुझे लिख करके भेजते थे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसकी मात्रा ऐसे है कि एकल द्विकल चौकल पैचकल, मुझे पता ही नहीं था ये सब बातें। वो सारा उन्होंने समझाया, सीखा। तो दो, एक बार एक टाइम ऐसा आया कि सच में दोहे मुझे बड़े प्रिय लगने लगे, और बहुत अच्छे से फिर बैठे
जब आप मात्राओं में प्रवीण हो जाते हो, मात्राएं आपको अच्छे से समझ, चार्ट पूरा समझ में आ जाता है। मैथमेटिक्स है जैसे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे के सम्स करने में टाइम नहीं लगता। तो वो धन्यवाद है उन लोगों का, उन्होंने दोनों ने मुझे बहुत सिखाया पूरा दोहे वगैरह। फिर उसके बाद दोहे के बाद रोला आया, फिर हम फिर बोले इन दोनों को जोड़ के कुंडली बन जाती है, कहाँ गुरु कहाँ लघु। तो ये चीजें जो थी ना, बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। कोई ना कोई बंदा भगवान की तरफ से प्रेरणा देता है किसी को, किसी का जरिया बनता है, किसी का निमित्त बनता है। तो बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने दोहे स्पीडली लिखने शुरू किए और मैं भेजती थी। कितने में आप ये सोच लीजिए कि हर जितने संस्थान आजकल, अब तो और ज्यादा हो गए, मैंने भेजे ये 20 की बात है, 20 से शायद मैंने इसकी शुरुआत करी है। तो वो फिर ना, हीरा जी कैसी हैं आप? बढ़िया। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, आपके आपका नमस्कार। फेस देख के अच्छा लगने लगा। जी, थैंक यू, थैंक यू। देख करके ना तो वो फिर जो मैंने विधाओं को पकड़ा। तो जब रोला और ये सब सोठा, दोहे, ये सब सारी चीजें उन्होंने सिखाई और मैं सीखती चली गई और मुझे इंटरेस्ट होता, और अभी भी इंटरेस्ट है नई नई चीजें सीखने का। हीरा जी इतने हाइकू डालती है, मैंने हाइकू अभी 1-2 महीने पहले ही सीखे हैं और मैंने बहुत जगह डाले हैं। और ये इतने मतलब जब मिलता था ना, सबसे पहला प्रशस्ति पत्र मैं आपको प्रकाश जी बताऊं, जो ये मुझे मुक्तक मंजरी से मिला था, मैंने इसको लैमिनेट करवाया था। जितनी खुशी मुझे हुई थी शायद किसी को ना होगी। जब आपको पहली सफलता कोई मिलती है तो आपको प्रसन्नता तो होती है। लैमिनेट करवाया। अब इस समय मेरे पास कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर, 1200-1400 है, जो ये देखिए मैं लेकर के इतने बैठी हूँ, अरे इतने अंदर रखती हूँ। वाह। और जब मैं लिख करके डालती थी, कम से कम मैं 10 जगह डालती थी। और सुबह जब मैं उठती थी ना प्रकाश जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं मोबाइल खोलती थी, 10 में से 8 जगह से तो आए पड़े होते थे, और मेरी सुबह इतनी खुश हो जाती थी मैं कि सीखना कितना अच्छा, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। अब इतनी, आप ये देखिए शायद आपको मोटाई दिख रही है इतनी, इतना मैंने बिल्कुल। ये है, सारे लैमिनेट करवाए थे। और अभी कुछ 500 के करीब बिना लैमिनेट के गैलरी में भरे पड़े हैं। तो ये जितने में होते थे, अब ये देखिए ये सब, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये देखिए ये अलग अलग सब जगहों के हैं। और बड़ा ये सब बहुत अच्छा था। हाइकूज में कितने मिले मुझे, इतनी जल्दी हाइकू में मिलना शुरू हो गए। माहिया में मैंने बहुत डाले, माहिया इतने, क्योंकि सीखते थे ना, फिर सीखने के बाद ऐसे लगता था कि डालते चले जाए। और दोहे में भी जैसे अभी आप संकलन साझा कर रहे हैं ना, ऐसे किसी और ने भी बोला था हमसे, तो मैंने दोहे छपवाए थे, मुझे अच्छा लगा था, उसमें 10 जनों के दोहे छपे थे। और ये अक्षर का संकल्प है, अक्षर का संकल्प, इसमें मेरे हम लोगों के 10 लोगों के दोहे थे। तो अभी आपने कब बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी कुछ रचनाएं इसमें आएंगी, तो अच्छा लगेगा। और वैसे एक और मन है कि मैंने गजल्स भी बहुत, उन्होंने मापनी बहुत सिखाई मुझे, राधा वल्लभ जी ने, कहाँ पे मापनी को गिराना है, कहाँ पर कैसे करना है। गजल्स में 4-5 मापनियां हैं जो मैं ज्यादा करती हूँ, बाकी तो 32 जो है हम सब में नहीं जाते हैं। मिक्स वाली भी करी है, कई गजलें लिखी हैं, बहुत अच्छा लगा है। तो सिखाया जिसने, उसको सबसे पहले प्रणाम। भगवान ने बुद्धि दी, भगवान ने प्रेरणा दी मेरे जैसों को सिखाने की। पर ये था कि आपसे भी अब जब से जुड़े हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ आपसे भी सीखने को मिलता है। तो ये एक हमारा साहित्यिक ग्रुप जो बना हुआ है, तो हम बहुत सीखते हैं इसमें। और 5 बजता है या 4 बजता है, आकर के आगे बैठ जाते हैं कि नहीं, आज हमें कोई बात करनी है, आज हमें एक नई रचना सुनानी है। तो शुक्र है, हम कहते हैं शुक्र है भगवान का कि हमें ऐसे लोग भी मिले जो आपका भगवान का स्वरूप होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कुछ अपना देते हैं, कुछ लेते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं। तो ये हमारी आध्यात्मिकता के बाद, आध्यात्मिकता तो खैर अभी भी चलती है और हमेशा चलती है। जो मैंने आत्म स्वरूप ज्ञान अष्टावक्र से, योग वशिष्ठ, ये सब चीजें जब ऊपर का गुरु से लिया है और सुना है, तो उसके बाद जो हमारे मन की चंचलता होती है ना, वो शांत हो जाती है। मैं, मुझे लगता है उसके शांत होने के बाद मैंने ये जो साहित्यिकता है तब मेरी ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा आपकी कौन कौन सी और पुस्तकें मैं जो लिखती प्रकाशित हुई हूँ, है? आपकी अभी तक नहीं कितनी मैंने कोई नहीं कराई है, और मेरा बहुत,
नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं अभी कराया है, मेरी तो ये साझा ही है। और ये जो जितने ये सर्टिफिकेट आते रहते हैं, ये तो हर मतलब कम से कम 1500 के करीब हो गए हैं कभी इस कोई समय। कोई और मेडल, वो भी कोई ठीक है वो, पुरस्कार, लेकिन ये तो आध्यात्मिक। कोई मेडल या पुरस्कार कभी कोई मिले हों? नहीं, मैं कहीं गई नहीं, क्योंकि मैं वो बचपन वाले, उनका 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 तो मुझे याद भी नहीं है, बचपन के तो बहुत मिले हैं। मैंने डिस्कस थ्रो करा है, शॉर्ट पुट करा है, बैडमिंटन करा है, सब में मिले हैं मुझे। बहुत है ना, सुंदर। लेकिन वो बचपन वाली चीजें अब यहाँ नहीं है हमारे पास, लेकिन उसमें मिले हैं। मैंने शॉर्ट पुट बहुत, और बेसबॉल खेला है, बेसबॉल मैंने बहुत खेला है, उसमें मिला है मुझे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं, से। काव्य की बात तो कर ये रहे हैं, सब काव्य की। मुझे गेम्स में बहुत मिले हैं, क्योंकि मैं भाग बहुत लेती थी हर जगह जाकर के। तो ये आप जो लाल हमारी बाग अभी में किस सन में थी? जी जी। लाल बाग में किस सन में थी? अरे बहन, मैं अब सन कैसे बताऊं आपको, 79, 79, हाँ 79, 89 तक किया, 79 में। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर सारा। तो काव्य में और कौन किस कौन सी सन में विधा आप निकले लिखते लखनऊ हो? यूनिवर्सिटी से आप? मैंने तो बोला ना, मैं कि ये दोहे, दोहे कुंसियां हैं, गजल्स हैं, और ये रोला छंद है, सोरठा है, हाइकू है, डमरू है, पिरामिड है, पता नहीं मैंने क्या क्या सीखा है गूगल से निकाल निकाल करके बाद में तो। क्योंकि जब इंटरेस्ट बढ़ गया ना, फिर मेरी सब डायरियां अलग अलग हो गई, मैंने फिर सब में अलग अलग उसमें लिखा है। और अच्छा लगता है। सारी चीजें अभी भी मुझे कोई नई चीजें दिखती है तो मैं उसकी मात्रा भार वो सब देख करके, पढ़ के एक दो दिन में सारा उसको लिख करके फिर से। और बाकी छंदमुक्त कविताएं तो पहले से ही लिखते चले आ रहे थे, बहुत लिखी थी। और उसमें भी बहुत अच्छा आजाद नज्म है, छंदमुक्त है। तो उसके बाद, अब फिर उसके बाद छंदों में आ गए, तो छंदों की जब सीखने लग गए तो इंटरेस्ट बढ़ गया था। जब आप विधाओं में आ जाते हो ना, तो आप एक मतलब उसमें आ जाते हो कि आप मकान बना रहे हो, आपके पास नक्शा है ना, तो आप बिना नक्शे के मकान नहीं बना रहे हो नहीं तो सरकार पकड़ लेगी। तो नक्शा है, विधा है, तो उसमें लिखना बहुत आनंद आता है, बैठे बैठे उसको खाना बनाते बनाते भी, किचन में भी, पता नहीं दोहे तो ऐसे ही निकलते रहते, जैसे लगता है कि। तो ये सब चीजें अपने आप निकलती हैं। और कोई भी वोकेबलरी का बहुत शौक है, मैंने उर्दू वोकेबलरी बहुत खोज करी, बहुत मैंने डायरिया बनाई है, क्योंकि मैं जब गजल लिखती हूँ, और मेरी एक जो रचना होती है ना, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं खुद महसूस करती हूँ, वो इसलिए कि जब कोई नया नया शब्द मुझे मिलता है, चाहे वो हिंदी का हो या वो उर्दू का हो, तो मैं कुछ ना कुछ उसमें सेट करने की कोशिश करती हूँ रचना में। तो एक दो लाइन उसकी वजह से और बढ़ जाती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उर्दू की वोकेबलरी मैंने बहुत सीखी, बहुत लिखे हैं, जहां जहां मुझे उर्दू की जरूरत पड़ती है मैं उसको लिखती हूँ। और ठीक ही है तो हिंदी में भी, जैसे कि दुष्यंत कुमार ने तो हिंदी को, गजल्स को भी पूरा हिंदी में कर दिया था। तो हिंदी जो है वो अच्छी लगती है, पर वो गीतिका में आ जाती है ना फिर। गजल में जब तक आपकी उर्दू वोकेबलरी नहीं होगी, मजा नहीं आएगा सुनने में। और फिर मैं लिख करके नीचे उसके उत्तर भी लिख देती हूँ, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। तो और दूसरी बात है कि कठिन शब्द मुझे लगता है कि जरा यूज करने में, मुझे कोई शब्द पता चलता है तो मैं गूगल करके उसका आसान वाला अर्थ खोजने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि उसमें अगर मैंने कठिन डाल दिया तो पढ़ने वाला पहले तो शब्द में अटक जाएगा, उसको रस नहीं आएगा, उसको आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल। तो बोला ना, क्लिष्ट शब्द जो है वो लेखन की पहचान नहीं होते। सरल सहजता ऐसी हो जो लोगों का खींचे ध्यान। शब्दों का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सरलता हो, सहजता हो। खाली गजल लिखने में ये नहीं कि कठिन कठिन शब्द लिख दे तो हम सोचे कि, या हिंदी में भी मैंने देखा है कि बहुत क्लिष्ट है शब्द संस्कृत के, कईयों ने डाले हुए हैं। वो ठीक है, जिसको समझ है उसको तो आएगी समझ, पर आम आदमी को समझ में नहीं आएगी। आप अपना हम काव्य चाहते हैं गुरु, आम आदमी हमारी। अपना काव्य गुरु किसे मानते हैं? काव्य गुरु तो मैं अब आपको कैसे हो, तो आध्यात्मिक तो मेरे गुरु जी जो मैंने बता दिया हो रहे हैं। काव्य गुरु मैंने बहुतों से सीखा है। जैसे अभी इनको बताया ना, मुक्तक मंजरी के जो सबसे पहले ये इन्होंने हमें सिखाया है, एक रमन शर्मा जी को, जबकि ना हम इनको जानते हैं ना हम कभी मिले हैं, बस ऑनलाइन हम लोगों ने, उन्होंने हमें बहुत सिखाया है। राधा बल्लभ जी ने, बहुत वो बड़े मतलब उम्र उम्र के रहे, लेकिन उन्होंने बहुत प्रेम से हर चीज सिखाई।
और कितनी गलती करने के बाद भी उन्होंने बार बार लिख के भेजा ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ठीक है। सिखाने वाले वो अब कहने लगे। और मैं तो जब यहाँ पे मैंने ये ऑनलाइन शुरू किया था, तो एक 7th 8th के बच्चे ने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया, तो गुरु तो वो भी हो गई मेरे लिए। उसने सिखाया आंटी इसको ऐसे करते हैं, या मेरा सत्संग आता था बाहर से, तो वो मुझे लगाना नहीं आता था, नया नया था कंप्यूटर, बच्चों का पड़ा था, बच्चे बाहर से भी थे। तो उस बच्चे ने मुझे सिखाया। अब जहां से मैं जो सीख रही हूँ, कहने को आप भी मेरे गुरु हो गए, आप भी मेरे गुरु हैं, आपसे मैं बहुत सीख रही हूँ, है ना। तो प्रॉपर अगर मैं कहूँ एक से मैंने सीखा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अब आपसे हम लोगों को एक अफेक्शन सा हो जाता है, और मिलने का भी मन करता है, क्योंकि बहुत चीजें आप बोल रहे हैं और बात। वोकैबलरी मुझे मुझे जहाँ से मिलती है, मैंने उर्दू बहुत, अब जाकर के गजल करने के बाद मैंने उर्दू में बहुत वोकैबलरी सीखी है, और अच्छा लगा है मुझे, बहुत तो अच्छी लैंग्वेज लगी है, क्योंकि नवीना आप जी, अगर आप गजल में इंटरेस्ट रखते हो तो आप करेगा। नवीना जी, आप एक गणमान्य व्यक्तियों की विशेष श्रेणी में आते हो और समाज को अपनी रचनाओं से अच्छे अच्छे संदेश देते हो। तो आज के इस कार्यक्रम के साथ आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? किस विषय में? कोई भी संदेश आप किसी इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लिए देना चाहो जो आपको विशेष प्रिय हो। हाँ जी, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोगों को मैंने देखा है, इतना टाइम है, सब कुछ है, लेकिन वो जुड़ना नहीं चाहते। मैंने इसमें भी जुड़ने के लिए बोला, तो सब कुछ है लेकिन जुड़ना नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अब जब तक अपने मन को बूस्ट नहीं करोगे, और एक बात मैं बता दूं कि दूसरों की बूस्टिंग पर बैठने से अच्छा है आप खुद अपने आप को बूस्ट करिए, और खुद अपने आप को ऊंचा उठाओ, और कि आप क्या नहीं कर सकते हो। ये ये चीज होनी चाहिए सबके अंदर। सीखना, मैंने अभी अभी ये सारी 20 से, आप सोचिए 20 से मैंने ये सब सीखा है, प्रॉपर अब सीखा है, जितना तो चलता रहता था, जो प्रॉपर विधाएं हैं ये सब अब सीखी है। और रात के 12-12 बजे तक भी बैठ करके मैंने लिखा है, जब तक मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता था मुझे चैन नहीं आता था। तो इसमें आपको इंटरेस्ट को दिखाना पड़ेगा ना। तो आपको हमारी क्लासेस लेने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सीखना है। तो हर एक का मतलब ये है कि आप सीखिए, कुछ भी सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी चीज का अहंकार होना, बस उससे दूर रहिए। जहाँ आप बोलते हैं ना कि हम लोग विकारों के बारे में बहुत बात करते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा, अहंकार उन सबका एचओडी है। आप ये सोच लीजिए, लीडर है, वही आपको भड़काता है अंदर से, वही मन चित बुद्धि अहंकार को परेशान करता है, वही अहंकार जो है आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है। आप अपने अंदर से अपने मन को, कुछ तो आध्यात्मिकता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आध्यात्मिकता के आप लाइफ में फिजूल जी रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लौकिकता किसके पास नहीं होती है, सबके पास, किसी के पास कम। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैंने, उसके बाद मैंने बुल्ले शाह को पढ़ा, मैंने बाबा फरीद जी को पढ़ा, गुरु नानक जी की जन्म साखियां, आप बताइए कि ये इन चीजों को जब मैंने पढ़ा भी और लोगों से, बड़े लोगों से थोड़ा बहुत सुना भी, तो मुझे बहुत, मतलब बार बार बुल्ले शाह का तो एक ही आत्मिक आत्मिक ज्ञान है कि किस चीज का आप अहंकार करते हो, आखिर आपका है क्या। आप हमेशा ये याद रखिए, मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए है, पर मेरा कुछ भी नहीं है। सब लौकिकता तो यही छोड़ के जानी है। रिलेशन भी हम देखिए अहंकार के पीछे खराब कर लेते हैं। तो ये चीजें बस, थोड़ी आध्यात्मिकता का होना बहुत जरूरी है। और बाकी तो सारा इंटरेस्ट है, और जो आप लिखिए पढ़िए बहुत अच्छा लगता है, और रीडिंग बहुत आ, अच्छा इंटरेस्ट है, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा। नवीना जी, अब हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, रजनी जी, सौम्या जी और इरा जी, तो आप बारी बारी से, मैं इन लोगों से, आप बारी बारी से ये लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे, इनके मन में आज के आप
इस कार्यक्रम के आपके साहित्य यात्रा के बारे में जो भी प्रश्न हो ये आपसे पूछेंगे और आप इनका उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आदरणीय सुषमा सौम्या जी से निवेदन करता हूं कि वे आपसे आपके इस साहित्यिक जीवन के बारे में प्रश्न पूछें। तो सुषमा सौम्या जी, स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत आपने अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं थोड़ा बीच बीच में मुझे जाना पड़ा उठ के और म्यूट करना पड़ा, मैं पूरा ठीक से सुन नहीं पाई। और लेकिन जो भी सुना बहुत अच्छा लगा। आप साहित्यिक में आप मूल रूप से आप क्या लिखती हैं? एकदम जैसे दोहे हैं या कविताएं हैं, या इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? मेरा तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो दोहे से हुआ है ना। अच्छा। हाँ, दोहे वो तो तो हुआ मतलब है। जी, चलते फिरते दोहे, कुंडलियां, रोला, सोरठा, मुक्ता मणिछंद, मतलब जितने भी ये होते थे ना, मैं लिखती रहती हूँ। इसमें मेरा मिक्स है पूरा, दोहे और कुंडली का बहुत ज्यादा है। दोहे कुंडलियां बहुत ज्यादा है। उसके बाद में गजल्स पे आई थी। गजल्स तो मतलब बेशुमार लिखी हुई है। और तीन चार ऐसी मापनियां हैं जिसको मैंने ज्यादा पकड़ा हुआ है, जिसमें से एक सबसे बड़ी है विधाता चंद 1222 की, जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। और उस पर कोई भी मैं, और ज्यादातर मैं करंट अफेयर्स पे लिखती हूँ। मैं बहुत पीछे नहीं जाती, बहुत दूर नहीं जाती। जो कुछ भी बहुत जो बढ़िया। आजकल घट रहा होता है उसके ऊपर ज्यादातर मैं 1222 के ऊपर ज्यादा लिखती हूँ गजल्स में। और वो लिखना मुझे आसान भी लगता है। और उसमें आपकी पूरे भाव, पूरी कथा, एक लघु कथा समझ लीजिए, पूरी आ जाती है। बहुत अच्छा लगता है। और जितनी भी जैसे जो घटनाएं, अभी 35 टुकड़ों वाली जो लड़की की बात हुई थी, उसके ऊपर बहुत सुंदर कविता आ गई थी, अपनी आप लिखी गई। और जो भी बड़ी बड़ी अभी जो थोड़ी सी राजनीति के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर तो मैंने बहुत लिखी है, और बड़ी सच्चाई लिखी है। अब चाहे किसी को कैसा भी लगे, सच्चाई लिखी है। और मैं सच्चाई पर ही जोर देती हूँ। और जो भी करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, कोशिश होती है मैं तुरंत उसका लिखती हूँ। दोहे तो मतलब चलते, हर चीज में चलते हैं। और एक बड़ा रजिस्टर मेरा तैयार है जिसमें हर टॉपिक पे दोहे है। हर टॉपिक पे दोहे, कोई टॉपिक निकाल लो। तो उसमें ये होता है ना कि भाई चलो लिखते जाते हैं, कभी मन करेगा तो इसकी भी मैं पुस्तक छपवाने की कोशिश करूंगी। मुझे बहुत मन है अलग से छपवाने का, वो भी करूंगी। सारा मटेरियल तैयार है। चलिए, हम लोग को प्रतीक्षा है आपकी पुस्तक की। आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। जी। जी, बहुत और अच्छा कुछ लगता है आप लोगों से बात। सुषमा जी, और कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं, नहीं नहीं, अब नहीं पूछती हैं। अब और लोग को दीजिए। तो ठीक है, अब मैं बहन रजनी गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे आपसे कुछ प्रश्न पूछें। रजनी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपको सुनकर, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। पटल पर तो ऐसे मिलते रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन परिचय से परिचित होकर, साहित्यिक जीवन के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा। और ये पूछना था, लाल बाग का आपने जिक्र किया है, तो वो वहां पर आपने क्या किया? इंटरमीडिएट तक किया पूरा? लालबाग तो इंटर ही रहा ना, बाद में अब तो काफी टाइम के बाद हमने सुना था ग्रेजुएशन उधर होगी, नहीं तो ग्रेजुएशन आईटी कॉलेज नहीं से नहीं, की आप थी। मतलब शुरू से आपने वहीं पे पढ़ा है कि खाली इंटरमीडिएट करने गई थी? 7th 8th से, उससे पहले मैं बास के स्कूल में बालिका विद्या निकेतन स्कूल था, उसमें शुरू हुआ हाँ, वो उससे बताया पहले। था आपने, जी जी। हाँ तो हाँ, लाल तो बाग वो लाल बाग में आपका क्या सन रहा? नहीं याद है आपको? लाला, मुझे इतना अभी तो ध्यान आ रहा था, 78-9 में मैंने इंटर किया है। हमने भी वहां से 84 में किया है इंटर, तभी हम पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो 84 में, अब 81 के बाद और में यूनिवर्सिटी में आ आपकी गए थे। विभिन्न 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 विधाओं में आपकी पकड़ है, और उसमें सशक्त लेखनी आपकी चल रही है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक शुभकामनाएं आपकी पुस्तक के लिए। आप भी अच्छी पुस्तक छपवाएं। जी। तो अब मैं अच्छा लगा। आदरणीय ईरा जौहरी जी से निवेदन करता हूं कि वे आपसे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में कुछ पूछें। स्वागत है ईरा जी आपका। जी हीरा नमस्कार, जी, बहुत अच्छा लगा हीरा जी, आपके। आप भी लखनऊ के? हम भी लखनऊ के हैं। मैंने भी इसीलिए अच्छा लाल अच्छा, बाग के लिए पूछा था कि मेरी बहन भी वहीं पे पढ़ी हुई है। जानते हो? हाँ।
83 में वो निकली है वहां से इंटर करके। अच्छा, मैं 84 79 तक में। हम निकले हैं, 84 में हम निकले हैं, तो आपकी बहन का क्या नाम था? हो सकता है कि आसपास रहे हम लोग। सुरभि सक्सेना, सुरभि सक्सेना मेरी शायद मौसी याद है की मुझे, उसी से ना, हाँ याद आ रहा है, पढ़ी। है। मेरी लखनऊ के हम भी प्रॉपर, नवीना जी हम भी प्रॉपर लखनऊ के ही हैं। बाय बर्थ लखनऊ की हूँ। जी हम भी। हम लखनऊ से, हमारा भी रिश्ता है। मेरी माँ भी लखनऊ में बचपन से आ रही थी। मेरी ताई का मैका वही मवैया पर है, जो अच्छा अच्छा। सीमेंटेड बिल्डिंग है। जी। हीरा जी, श्रुति सक्सेना वो तो नहीं जिसके छोटे छोटे ऐसे बाल थे, चश्मा लगाती थी? श्रुति नहीं, सुरभि। अच्छा सुरभि बोला अच्छा। तो। मैं फोटो भेजूंगी आपको, फेसबुक पे भी है वो। मैं भी लखनऊ से ही हूँ एक तरीके से। मेरे मतलब ससुर भी आ चुके थे। बहुत हम लोग मतलब पूरे देश में मतलब अपने हिसाब से घूम घूम के, पापा हैं, बाबा हैं, ससुर जी, सब घूम घूम के सब लखनऊ में ही बस गए सब लोग आके। आज पहली बार पता चला कि नवीना जी आप लखनऊ से हैं, बहुत खुशी हुई। अपना लगा कि हाँ, अपने अपने बीच में हम लोग मिल गए हैं, आपस में मिल रहे हैं, इस तरह से लग रहा है। हमको भी इसके पहले वाली गोष्ठी हुई थी ना, तभी पता चला था। आपने बताया था किसी ने कि आप लखनऊ से हैं। आप ही ने बताया था, प्रकाश जी शायद, किसी ने बताया था लखनऊ से हैं। बस हम साहित्यिक लोग शादी के बाद जितने ट्रांसफर हुए हैं, घूम घाम के सब कुछ कर कुरा के, उसके बाद एंड में मैं आशियाना कॉलोनी, आप जानते होंगे अगर, मैं हम ये आशियाना भी वहीं कॉलोनी। रहती हैं, हीरा जी हम वहीं पराग रहती। में रहते हैं। यानी आप कहाँ पे रहते हो? वहीं पराग पे, एलडीए। तो पराग बिल्कुल मेरे बगल में है। पराग से लेडीज मेरे पास आती है, यहाँ पर पार्टीज तो वगैरह कभी होती है। कभी मुलाकात नहीं हुई। बात भी तब हुई जब हम हैदराबाद में हैं इस समय। हीरा जी, कोई साहित्यिक प्रश्न पूछिए। ये तो हाँ, पड़ोसी, आपका अब तो पड़ोसी पड़ोसी हो गए आपका आप लोग। साहित्य में लिखने की अभिरुचि कब से हुई? मैंने अभी बताया ना, मतलब लिखना, मतलब उठा उठा तो मैंने बहुत लिखा है, तो पंजियां जोड़ जोड़ के लिखती रहती थी, इंटरेस्ट था। कुछ भी बात मन में आती थी मैं डायरी में नोट कर लेती थी। प्रॉपर नहीं लिखा कभी भी। लेकिन उसके बाद मेरा, मैंने आपसे बताया, आध्यात्मिक जीवन बहुत ज्यादा रहा। बहुत लोगों से मेरी, ऐसे लोगों से मेरी पहचान हुई जो आध्यात्मिकता में थे। ये जो मेरा अभी साहित्यिकता हुई है, ये 19-20 से, मतलब कोविड से पहले थोड़ा सा शुरू हो गया था। फिर कोविड टाइम पे जब 2-2.5 साल घर में बैठे थे, तो अब जमकर प्रैक्टिस हुई है, जमकर सीखते हैं, विधाएं सीखी है। और लोगों ने बहुत मदद की है, ऑनलाइन लोगों ने बहुत सिखाया है, तब मेरा इंटरेस्ट तो बढ़ता चला गया मतलब था। वो आज सबसे बड़ा गुरु फेसबुक है, उसने आपको अब बहुत से गुरु दिए। तो फिर लोग है ना जिन लोगों ने मुझे सिखाया, है ना। और सब बाकी अब कुछ फेसबुक में कई मिले, प्रॉब्लम। हाँ जी। सब तो फेसबुक में प्रॉब्लम मिले। तो गूगल से निकाल लो। जैसे मैंने कई विधाएं ऐसी जो गूगल से भी सीखी, बहुत सीखी। लेकिन पर्सनली उन्होंने सिखाया, 2 जने ऐसे थे, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। और उन्होंने जब मेरे दोरे बिल्कुल सही, प्रॉपर, एक्यूरेट निकले ना, तो उन्होंने पहला प्रशस्ति पत्र मुझे दिया। आप मानोगे नहीं, मैं नाची थी, मैं बहुत खुश हुई थी, और मैंने लैमिनेट कराया हाँ, और अपने टेबल पर रखा। खुशी मिलती है जब कोई हमारे किसी कार्य को सराहता है। गूगल तो गुरु भले ही कहा जाए, लेकिन जब तक आपका जो है आपस में जुड़ते हैं, अपनी बिल्कुल अपनी बिल्कुल। सत्ता को बताते हैं। क्योंकि जी जी। बिखरे हुए, फैले हुए तो हमें किसी को किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। है। अगर फेसबुक पे मिले ना होते तो व्हाट्सएप ग्रुप में ना होते, और आज व्हाट्सएप हम। ग्रुप में ना होते, यूं मंच पे हम लोग गूगल मीट नहीं कर रहे होते। हीरा जी हमको कूद कूद कर आगे बढ़ाती रही, हीरा जी ये शुरू से हमारे साथ रही है। नहीं, आज हम आप लोगों को जानते नहीं थे। और हाँ, एक बात मैं और को बताऊं कि अपर्णा गुप्ता है ना, जो वो भी मेरी नेबर है। अपर्णा गुप्ता ने पहली बार मुझे बुलाया था अपनी गोष्ठी में, कि भाभी आप लिखते हो तो आप आओ और हमें अच्छा लगेगा। तो मैंने पूछा क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या है, कैसे है। शायद मुझे रेसिटेशन भी हो रही थी, लेकिन उसने कहा नहीं। तो मैं अपर्णा गुप्ता का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि अपर्णा गुप्ता ने मुझे जोड़ा था अपनी गोष्ठी से। उससे पहले हाँ, मैं नहीं कितने करती समय थी। पहले की बात है ये? गोष्ठी में कितने समय पहले की बात है? अभी अभी अच्छा तो अच्छा। ज्यादा टाइम नहीं हुआ।
तो उन्होंने जब फिर मुझे एक बार गोष्ठी करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत से लोगों से मिले, सब अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने मिसेस सुषमा गुप्ता जी को फोन किया। वो भी मेरी नेबर है। एक साइड पे अपर्णा गुप्ता है, एक साइड में गुप्ता जी है, ये सुषमा गुप्ता जी। तो उनको मैंने, नवीना जी, हम भी आपके पड़ोसी, नवीना जी हम भी आपके पड़ोसी कहे जाएंगे, ऐशबाग में हम रहते हैं तो हम भी आपके पड़ोसी हैं, बहुत दूर नहीं है। वहां का पीटी करते थे, आपस में बहुत बैठते थे पहले। इसी से मिलते हैं तो हम लोग आपस में। हाँ, तो वो फिर मैंने सुषमा जी को फोन किया, वो बैंगलोर में थी। तो मैंने कहा कि आप ऐसा है कि डॉक्टर साहब से बोलिए आप मेरा नाम ले लीजिए, मुझे भी जोड़िए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जोड़ा। उन्होंने फिर प्रकाश जी से जोड़ा। ऐसे देखिए, लिंक तो लिंक, बात आगे आगे चलती जाती है ना। तो अब हम लोग जो इस ग्रुप में बैठ के बात करते हैं या कविताओं के बारे में, तो हम कहाँ से जुड़े? हम आपको जानते थोड़े थे, आप लखनऊ के हो, लेकिन हम जानते थोड़े थे ना, आप हमें जानते थे। क्या हम ये लोगों का समूह है, जन्म जानते हैं एक दूसरे को। अब जान गए, अब तो अच्छी तरह है, से जान। बहुत अच्छा मंच बनाया है, परिचय मंच। हाँ कम से कम जी हम जी, लोगों का आपस में परिचय होता है इसके इसके जरिए से। बहुत अच्छा लगता है। तो तो चलिए, आज इसलिए के इस मुझे बहुत, कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग आपस में परिचित हो गए, और अब आप लोग आपस में मिलिए, बातचीत कीजिए। और अब इस कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। तो नवीना जी, अगले कार्यक्रम में हम आपसे आपकी जो चुनिंदा रचनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, वो आप हमको सुनाइएगा। और मिलते हैं अगले लिंक में, सुनते हैं आपसे आपकी रचनाएं 10 मिनट के बाद। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।